अध्याय 66 अपराध। हम अपना नाम पुकारते हुए मैंने आवाज की दिशा में अपना सिर घुमाया। वहां एलिस का चेहरा मेरी आंखों में झलक रहा था। उसके लंबे गुलाबी बाल हवा में हल्के हल्के लहरा रहे थे। इतने खुरदुरे कपड़े पहने होने के बावजूद जब वह मेरी ओर आ रही थी तो उसका रूप बेहद खूबसूरत लग रहा था। ओह लेडी एलिस, मैं आपको यहाँ तक देखकर आश्चर्यचकित हूँ, मैंने आश्चर्य से कहा। ये सुनकर एलिस हल्के से मुस्कुराए। मुझे गर्म धूप में नहाते हुए फूलों की खुशबू लेना पसंद है। उद्धरण चिन्ह एन। अब जब आपने इसका उल्लेख किया है तो बादल छाए रहने के कारण सूर्य का तापमान धूप सेंकने के लिए एकदम सही है। उद्धरण चिन्ह मैंने प्यार भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया। वो भी मुस्कुराए, लेकिन उसकी प्यारी मुस्कान के बावजूद उसके चेहरे पर एक हल्की सी परछाई थी। शायद तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है, मैंने सिर झुकाकर पूछा। ये सुनकर उसने हैरान सा चेहरा बनाया। आपका क्या मतलब है? लगता है आप किसी बात को लेकर चिंतित हैं, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं सका और पूछ लिया। मैं समझ गया, नहीं, मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह उसने सिर हिलाते हुए कहा। हालांकि मैंने आंखें सिकोड़ ली और उसकी गुलाबी आंखों में देखने लगा। उद्धरण चिन्ह मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। मुझे पता है कि यह मेरी ओर से थोड़ा अहंकारपूर्ण है, लेकिन वह आदमी जो कमरे के कोने में लेटा हुआ था, क्या वह हो सकता है? मैंने उसकी प्रतिक्रिया देखते हुए अपना सवाल पूछा। उसकी आंखें चमक उठी और उसके मुंह का कोना कांप उठा। तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे लगा कि वह आदमी जरूर उसका पिता रहा होगा। क्या आप इस बारे में बात करना चाहते हैं? अगर आप चाहें तो मैं आपकी बात सुनने को तैयार हूं, मैंने कहा। मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन उसने अपना मुंह आधा ही खोला और मेरे चेहरे को घूरने लगी, मानो झिझक रही हो कि जवाब दे या न दे। उद्धरण चिन्ह मैं आपके दयालु प्रस्ताव की सराहना करता हूं, लेकिन कृपया मेरी परेशानियों से परेशान न हो। उद्धरण चिन्ह उसने कहा और उसके मुंह पर एक जोरदार मुस्कान आ गई, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक भावना छिपी थी जिसे मैं शायद समझ नहीं पाऊंगी। क्या बिना जाने किसी की मदद करना इतना बुरा था? किसी अपने को खोने का एहसास, ऐसा एहसास था जो मैंने जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया। लेकिन फिर भी अगर मैं उसके दिल में उतर रहे दुख को कम करने के लिए कुछ कर सकती हूँ तो मैं जरूर करूँगी। यदि आपको आवश्यकता हो तो कृपया मुझे मदद करने की अनुमति दें। उद्धरण चिन्ह मैंने जिद करते हुए कहा। फट एलिस को अपने दाहिने हाथ से मुंह ढकते हुए हल्की सी हंसी। मेरा चेहरा उलझन में बदल गया। समझ नहीं आ रहा था कि इसमें क्या मजेदार है। हंसने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बात बस इतनी है कि अपने हमेशा के निडर रवैये के बावजूद आप सचमुच दयालु हैं, है न? मुझे इनमें से कुछ भी पता नहीं है, मैंने कुछ शर्मिंदगी से जवाब दिया। निडर? क्या सचमुच यही उसकी मेरे बारे में धारणा है? हाँ, मैं कभी कभी रूखा और बेपरवाह हो सकता हूँ, लेकिन मैं सबसे ज्यादा डरपोक इंसान हूँ। ये देखकर मेरी भौहें थोड़ी सिकुड़ गई कि एलिस एक बार फिर खिलखिला उठी। यदि मेरे शब्दों से आपको ठेस पहुंची हो तो मुझे खेद है। उद्धरण चिन्ह कोई बात नहीं, इसकी चिंता मत कीजिए। अगर आप सचमुच मुझे एक निडर व्यक्ति के रूप में देखते हैं तो मुझे लगता है कि मुझे अपना रवैया थोड़ा बदलना चाहिए, मैंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। ओह, लेकिन मुझे तुम्हारा ये पक्ष पसंद है, एलिस ने बिना किसी शर्मिंदगी के जवाब दिया। अरे कृपया आप जो भी कहें उसमें सावधानी बरतें। उद्धरण चिन्ह मैंने घबराते हुए जवाब दिया। खांसी, खैर तुम मुझे क्यों नहीं बताते कि तुम्हें क्या परेशान कर रहा है? मैंने तुरंत विषय बदलते हुए सबसे जरूरी विषय पर बात की। एलिस शांति से पेड़ के नीचे छांव की ओर चली गई और मुंह खोलने से पहले धीरे से अपनी पीठ पेड़ के तने से टिका ली। खैर, मुझे लगता है कि मैं उसकी मौत के लिए दोषी महसूस करता हूँ। आखिरकार उसकी मौत मेरे कारण ही हुई थी। उद्धरण चिन्ह वह बुदबुदाई। मैंने आंखें चौड़ी करके उसे कनखियों से देखा। उसने अपने नाजुक चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान के साथ मेरी नजरों को देखा। उद्धरण चिन्ह अच्छा ऐसा है, मैं पूरी तरह से निःशब्द होकर बोला। उसकी मौत का कारण वही थी, कहने का क्या मतलब है? मैंने अपना हाथ ठुड्डी के नीचे रखा और चेहरे पर चिंता के भाव लिए। मैंने देखा कि वह मुझे ध्यान से देख रही थी, मानो किसी जवाब का इंतजार कर रही हो। लेकिन मैं अपने होंठ भींचने लगा, कोई जवाब नहीं दे पाया। पेड़ की टहनियों के इधर उधर हिलने की मधुर ध्वनि मेरे कानों में पूरी तरह से उतर गई। फूलों की खुशबू मेरे नथुनों में घुल गई।
मैंने अपना शरीर उसकी ओर घुमाया, जिससे मेरा ओवरकोट झटके से लहरा उठा। फिर मैंने उसकी गुलाबी आंखों में गौर से देखा, जिनमें गहरी उदासी के भाव थे। व्यक्तिगत रूप से मुझे नहीं लगता कि आप ही वह व्यक्ति थे जिसके कारण आपके पिता की मृत्यु हुई। मैंने उसके हाव भाव को देखते हुए कहा। हालांकि मेरा उत्तर सुनकर जो उसकी उम्मीदों के विपरीत प्रतीत हुआ, उसकी आंखें डगमगा गईं और वह चिल्लाए, हाँ, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? अगर उन साहसी लोगों ने मुझे कभी नहीं देखा होता तो वह मरता नहीं। वह कभी नहीं चाहता था कि मैं उस जगह जाऊं। मैं खुद ही उस मीटिंग में जबरदस्ती घुस गया था। और अब देखो मैं कहाँ पहुंच गया। उसने उदास होकर सिर झुकाते हुए कहा। ये देखकर मैं भौहें चढ़ाते हुए उसे खाली नजरों से देखने लगा। तो फिर उस मामले में क्या अधिकांश दोष उन घृणित साहसी लोगों पर नहीं जाता? मैंने सिर झुकाकर पूछा। हालांकि मैं इस बात से असहमत नहीं हो सकता कि कुछ हद तक उसकी गलती भी है, लेकिन उसके पिता की मौत की असली वजह उन साहसी लोगों की कमजोरी थी। शायद यहाँ से काम खत्म होने के बाद मुझे उनसे मिलने जाना चाहिए। मैंने मन ही मन सोचा। मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास उमड़ रहा था। उद्धरण चिन्ह ... लेकिन फिर भी यह इस तथ्य को नहीं बदलता कि मैं आंशिक रूप से दोषी हूँ। क्या मैं ये जानते हुए भी जीने के लायक हूँ कि मैं उसकी मौत का कारण हूँ? उसने पूछा। उसकी आंखों के कोनों में आंसू धीरे धीरे उमड़ने लगे। आखिरकार ये एक धार बनकर उसके सफेद गाल पर गिरने लगे। ... उद्धरण चिन्ह। मैंने अपना मुंह खोलने की कोशिश की, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। फिर मैंने चुपचाप अपनी मुठियां भींच ली। मेरी भौहें सिकुड़ गई और मेरे दिल में बेबसी का एहसास भर गया। मुझे आत्महीनता का एहसास हुआ क्योंकि मैं कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रही थी। फिर मैं रोती हुई एलिस के पास गई और उसे धीरे से अपनी बाहों में भर लिया। हारुतो। मेरी अचानक हुई इस हरकत से एलिस की आंखें चौड़ी हो गईं। ये ठीक है। अगर इससे आपको थोड़ी सी भी मदद मिलती है तो ये ठीक है। मैंने अपना मुंह उसके कानों के पास ले जाकर धीरे से फुसफुसाया। वह आंखें बंद करके रोती रही। तारानकन तारानकन तारानकन। इस बीच केबिन के अंदर आलिया ने एक आलीशान नीली पोशाक पहन रखी थी जो उसके घुटनों से थोड़ी ऊपर तक पहुंच रही थी, और पोशाक के किनारे पर एक सुंदर लाल गुलाब जड़ा हुआ था। आलिया के हरे बाल अभी भी हरे रिबन से उसके कंधों के दोनों और दो पूंछों में बंधे हुए थे। बिस्तर पर पैर क्रॉस करके बैठी निकिता ने ये देखकर आंखें चौड़ी कर ली कि पोशाक इतनी सुंदर थी कि उसकी तुलना किसी ड्रेस मेकर स्टोर में बिकने वाली सबसे महंगी पोशाक से की जा सकती थी। आपने इतने कम समय में ऐसा कुछ कैसे बना लिया? निकिता ने अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए पोशाक के कपड़े की मुलायम अनुभूति को धीरे से महसूस करते हुए पूछा। हाँ, महान, मेरे लिए ऐसी चीजें आसान हैं, आप जानते हैं। आलिया ने उत्तर दिया। उसका मुंह एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान में बदल गया। अगर तुम मेरे सामने ये स्वीकार कर लो कि तुम एक विदूषक हो तो मैं तुम्हारे लिए सबसे सुंदर पोशाकों में से एक बनाऊंगा। आलिया ने निकिता की ओर देखते हुए कहा। निकिता ने फ्लॉप की आवाज में अपना पंखा खोला और बोलने से पहले एक सुंदर गति से उसे अपने मुंह के पास रख लिया। मैं मना करता हूँ। हालांकि मुझे कहना होगा कि क्या आप बहुत ज्यादा ढीठ नहीं हो रहे हैं? अगर यह ढीठ होने की बात है तो आप कोई अलग नहीं हैं। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, मुझे लगता है कि आपकी बात सही है, लेकिन क्या सभी आत्माएं आपकी तरह घमंडी होती हैं? निकिता ने सिर हिलाकर पूछा। लेकिन आलिया ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था कि वो बातचीत जारी नहीं रखना चाहती थी, बल्कि उसने बात ही बदल दी। खैर, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। उद्धरण चिन्ह। क्या बात है? यद्यपि वह विषय के अचानक परिवर्तन से उलझन में थी, फिर भी उसने इस विषय पर आगे बात न करने का निर्णय लिया और आलिया के बोलने का इंतजार करने लगी। क्या आप सुजैन नाम की किसी महिला को जानते हैं? अगर मुझे ठीक से याद है तो वह 300 साल पहले आपके कबीले की मुखिया थी। आलिया ने निकिता की ओर अपनी पन्ने जैसी आंखें सिकुड़ते हुए कहा। निकिता कुछ सेकंड चुप रही, फिर उसने सिर हिलाया। हाँ, वह भी मेरे परिवार का हिस्सा है और 300 साल पहले मुखिया थी। लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं? निकिता ने आलिया को संदेह से देखते हुए कहा। मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि अब वह कैसी है। आलिया ने जानकारी मांगते हुए पूछा। निकिता ने उलझन भरी सांस लेते हुए अपना पंखा बंद कर लिया। वह 300 साल पहले युद्ध के दौरान मर गई। निकिता ने ये शब्द शांत वातावरण में कहे। हालांकि इसके विपरीत आलिया ने अपनी रत्न जैसी आंखें चौड़ी कर लीं क्योंकि निकिता के शब्द मानो उसे चुभ गए हों और उसके होंठ उदासी से कांप रहे थे।
उसे पहले ही अंदाजा हो गया था कि हो सकता है कि उसकी दोस्त अब इस दुनिया में न हो, लेकिन हकीकत जानकर उसे बहुत गहरा सदमा पहुंचा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अच्छा ऐसा है, उसने धीमे स्वर में कहा, लेकिन निकिता के तेज लोमड़ी जैसे कानों की बदौलत उसने बिल्कुल सही सुना। निकिता ने अपने हाथ से हल्के से अपने चांदी जैसे बालों की लटों को चेहरे से हटाकर कान के पीछे कर दिया। हमारे क्षेत्र पर राक्षस राजा की सेवा करने वाले राक्षसों में से एक ने हमला किया था, उसने बताया। राक्षसों के सरदार, आह, मुझे याद है कि उन लोगों ने हमें उस समय कितनी परेशानियां दी थीं। आलिया ने दूर की ओर देखते हुए उन घटनाओं को याद करते हुए कहा। मैं भी आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ओह, और यह क्या है? वह लड़का, हारुतो, क्या वह सचमुच इंसान है? निकिता ने अपना सिर थोड़ा संदेह से झुकाते हुए पूछा। क्यों, बिल्कुल, आपने ये क्यों पूछा? खैर, मुझे तो ये धुंधला सा लग रहा है, लेकिन मैं उसमें से बहुत सारी जादुई शक्तियां आती हुई महसूस कर सकता हूँ। जब मैंने उसे पहली बार देखा था, तब मेरी सहज बुद्धि ने मुझे खतरे के बारे में आगाह कर दिया था। यही वजह है कि मैं उसके आसपास इतना सतर्क था। उद्धरण चिन्ह। ओह, मैं समझ गया, इसीलिए जब हम उस बर्फ के गुंबद के अंदर फंसे हुए थे तो तुमने हम पर हमला नहीं किया। उद्धरण चिन्ह। आलिया ने समझते हुए गुनगुनाते हुए कहा। तब तो उसे भी ये अजीब लगा था, पर अब समझ आ रहा है। आलिया बोलने से पहले धीरे से अपनी उंगली अपने निचले होंठों पर रखती है। हालांकि वे छल्ले उसकी जादुई शक्ति को दबा रहे हैं, फिर भी उसकी जादुई शक्ति को महसूस कर पाना, मुझे कहना होगा कि मैं वास्तव में प्रभावित हूँ, आलिया ने उसकी तारीफ में कहा। हालांकि निकिता ने उन शब्दों पर अपनी गोल भौहें चढ़ा दी। वह अपने जादू के प्रभाव को दबा रहा है। वर्तमान स्तर पर यह उसे शटर बनाने के लिए पहले से ही पर्याप्त है। जब वह अपना दमन हटा लेगा तो ये कितना मजबूत होगा। खैर, आपके पहले प्रश्न के बारे में संक्षेप में, जहां तक मुझे पता है, हारुतो निश्चित रूप से मानव है, लेकिन उसके बारे में कुछ विशेष बात है जो अन्य मनुष्यों से भिन्न है। उद्धरण चिन्ह। आलिया ने उत्तर दिया। कुछ खास, आप कहते हैं? हाँ, मैं समझ गया। हाँ, मुझे लगता है कि मैंने उसे अपना गुरु चुनने का सही निर्णय लिया। उद्धरण चिन्ह। निकिता ने जोर से हंसते हुए कहा। फू, मुझे उम्मीद है कि अब तुम मेरे हारुतो के प्यार में नहीं पड़ोगी। आलिया ने सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा। हंस, शायद वह मेरे लिए एकदम सही साथी होगा। मैं किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार करूंगी जिसके जीन मजबूत हों। आरा, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कीमा बना दूं? आलिया ने एक जानलेवा इरादे वाली मुस्कान के साथ कहा। निकिता ने इस इरादे के बावजूद अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। हालांकि अगला सवाल पूछते हुए उसका चेहरा गंभीर हो गया। अध्याय 67। खियो ने। निकिता के चेहरे पर गंभीरता छा गई जब उसने सामने बैठी आलिया को घूरा। निकिता के चेहरे पर गंभीरता देखकर आलिया ने प्रश्नवाचक दृष्टि से अपना सिर हिलाया। आप 300 साल पहले हुए महायुद्ध से भी पहले के समय में रह चुके हैं, है न? हाँ, मेरा जन्म देवताओं के युग में हुआ था। उद्धरण चिन्ह। आलिया ने सहजता से जवाब दिया। हालांकि वह निकिता के अचानक पूछे गए सवाल का मतलब ठीक से समझ नहीं पाए, इसलिए उसने उसके आगे बोलने का इंतजार किया। तो फिर, क्या आप किसी महिला को जानते हैं जिसका नाम खियोन है? अप्रत्याशित नाम सुनकर आलिया की पन्ने जैसी आंखें पल भर के लिए चौड़ी हो गईं। उसे उस औरत में इतनी दिलचस्पी क्यों थी? आलिया सोच रही थी। हालांकि उसे कोई जवाब नहीं सूझा, इसलिए उसने एक ऐसे भाव से पूछा जो वाकई उत्सुक लग रहा था। तुम्हें उस व्यक्ति में इतनी दिलचस्पी क्यों है? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अगर मुझे याद है, तो मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो मैंने कुछ ऐतिहासिक कहानियां पढ़ी थीं। ऐसा कहा गया था कि वह वही थी जिसने मेरी प्रजाति को बर्फ तत्व में हेरफेर करना सिखाया था। उद्धरण चिन्ह। निकिता ने बताया कि उसकी माणिक जैसी आंखें हल्की सी चमक रही थीं। वह हमेशा से खियोन नाम की उस महिला के बारे में जानने को उत्सुक रहती थी। हालांकि किताबों में उसके व्यक्तित्व के बारे में गहराई से नहीं बताया गया था, इसलिए अब जब उसे उस व्यक्ति के बारे में और जानने का मौका मिला तो वह बेहद खुश थी। उसकी नौ चांदी जैसी लोमड़ी जैसी पूंछें उसकी खुशी का इजहार करते हुए जोर जोर से हिल रही थीं। ये देखकर आलिया ने गहरी सांस ली। उस स्त्री ने भी राक्षस जाति के साथ मिलकर हमें धोखा दिया। आलिया ने कहा कि उस औरत को याद करके उसके चेहरे पर कड़वाहट आ गई। खियोन को आत्माओं, देवी देवताओं और मनुष्यों की तरह सृष्टि के देवता ने नहीं बनाया था, बल्कि वह इस दुनिया में मौजूद बर्फ की नई अवधारणा से अस्तित्व में आई थी।
फिर भी वह एक दयालु व्यक्तित्व वाली खूबसूरत महिला थी। उस समय आलिया उसकी अच्छी दोस्त भी थी। सृष्टि के देवताओं द्वारा रचित न होने के बावजूद अपनी अपार शक्तियों के कारण सृष्टि के देवता ने उन्हें बर्फ की देवी की उपाधि से विभूषित किया। अपनी स्थिति के बावजूद वे इस संसार के विकास के प्रति उदासीन थी और इसके अस्तित्व में हस्तक्षेप नहीं करती थी। हालांकि सृष्टि के देवता के अदृश्य हो जाने के बाद जब दानव सेना ने आक्रमण किया तो उन्होंने दानव सेना की सहायता की। उस समय आलिया इस सच्चाई पर यकीन नहीं करना चाहती थी जिस दोस्त पर उसने इतने लंबे समय तक भरोसा किया था, उसने उससे मुंह मोड़ लिया। आज भी वह उस औरत से सचमुच नफरत करती है। आलिया ने मुस्कुराते हुए अपने दिल में उबलते गुस्से को शांत करने की कोशिश की। मुझे लगता है कि आपको उस महिला के बारे में भूल जाना चाहिए। युद्ध के बाद वह गायब हो गई। एकमात्र व्यक्ति जो उसके बारे में जान सकता है वह अग्नि की देवी एटना है। आलिया ने समझाया। हम अग्नि की देवी, मैं देखता हूँ कि अगर कोई उन्हें रोक सकता है तो निश्चित रूप से वह अग्नि का ही अवतार है। उद्धरण चिन्ह। निकिता ने समझ में सिर हिलाते हुए कहा। हालांकि खियोन के गद्दार होने की जानकारी पर विचार करते हुए उसके चेहरे पर थोड़ी उलझन थी। निकिता, जिसने उसके बारे में कई कहानियां पढ़ी थीं, उसे इस पर विश्वास करना मुश्किल लग रहा था। लेकिन चूंकि उसे बताने वाली खुद पवन आत्मा आलिया थी, इसलिए यह ऐसी जानकारी नहीं थी जिसे वह आसानी से खारिज कर सके। मैं समझता हूँ। मैं ईमानदारी से उन सभी कहानियों से उसकी प्रशंसा करता हूँ जो मैंने पढ़ी हैं, लेकिन अगर आप जो कह रहे हैं वह सच है तो वह युद्ध के दौरान मेरे कबीले के कई लोगों की मौतों के लिए भी जिम्मेदार है। ओह, तो आखिरकार आप अपनी जाति की परवाह करते हैं। आलिया ने अपनी भौहें ऊपर उठाई और उसका मुंह मुस्कुराहट में ऊपर की ओर बुड़ गया। हालांकि उसकी मुस्कुराहट में कुछ उपहासात्मकता भी थी। चुप रहो, मुझे उन मूर्खों की परवाह नहीं है। उद्धरण चिन्ह। निकिता ने इनकार करते हुए कहा। फुफुफु, ये बहुत प्यारा है कि आप अपनी भावनाओं के प्रति ईमानदार होने से इनकार करते हैं। उद्धरण चिन्ह। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें फ्रीज कर दूं? शांत हो जाओ, मैं तो बस मजाक कर रहा था। उद्धरण चिन्ह। निकिता के आसपास के माहौल में आए बदलाव को भांपते हुए आलिया ने कहा। निकिता ने अपनी नाक सिकोड़ते हुए अपनी लाल आंखें सिकोड़ लीं। मैं एक और प्रश्न पूछना चाहता हूँ, वह हारुतो के बारे में है। निकिता ने धीमे स्वर में कहा। हाँ। आलिया ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और अपनी उंगली अपने निचले होठों पर रख ली। उसने घर लौटने के बारे में कुछ कहा। उसका वास्तव में क्या मतलब था? वह किस राज्य से संबंधित है और मुझे अपना साथी बनाने से उसे क्या मदद मिलेगी? निकिता ने आलिया की ओर देखते हुए लगातार प्रश्न पूछे, जिसके चेहरे पर शांति का भाव था। मैं तुम्हें बाद में बताने वाला था, लेकिन तुम तो मेरी समझ से भी ज्यादा तेज हो। आलिया ने अपने हाथों को अपने मुंह पर रखते हुए कहा और खुशी से फुफुफु हंसी निकाली। अच्छा, मैं इसे किस तरह समझाऊं ताकि आप इसे समझ सकें? आलिया ने आश्चर्य से अपनी दोनों आंखें बंद करते हुए कहा। हालांकि समझाते हुए उसने जल्द ही अपनी दोनों आंखें खोल दी। हारुतो इस दुनिया का निवासी नहीं है, वह एक ऐसी दुनिया से आया है जो उस दुनिया से बिल्कुल अलग है जिसमें हम अभी हैं। आलिया ने अपने सामने बैठी निकिता की प्रतिक्रिया को ध्यान से देखते हुए वाक्पटुता से समझाया। हालांकि उसकी प्रतिक्रिया थी, तुम मजाक कर रहे हो, है ना? निकिता ने हक्की बक्की आवाज में अपनी आवाज ऊंची कर ली। उसे अभी अभी मिली जानकारी समझ नहीं आ रही थी। किसी दुनिया से छलांग लगाने वाले की यह एक अविश्वसनीय कहानी थी जो सामान्य ज्ञान से कहीं आगे निकल जाती है। जब तक, क्या वह लड़का, क्या वह हीरो है? निकिता ने पूछा। वास्तव में स्थिति को समझाने का यही एकमात्र तरीका है। पौराणिक नायक दुनिया के हर कोने में प्रसिद्ध थे। वे शक्तिशाली प्राणी थे जिनके पास महान शक्तियां थीं, साथ ही उनके पास 4 तात्विक देवियों द्वारा प्रदान किए गए पौराणिक हथियार भी थे। मैं समझता हूँ, इसलिए वह एक नायक है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जब भी वह मेरे निकट होता था तो मेरी सहज प्रवृत्ति मुझे खतरे के बारे में आगाह कर देती थी। निकिता के मन में विचार कौंध रहे थे, क्योंकि उसके सुंदर चेहरे की विशेषताएं एक गंभीर अभिव्यक्ति में बदल गई थी। आलिया ने उस प्रतिक्रिया को देखा, जबकि वह पूरे दिल से हंसने की इच्छा को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह फिर भी हंस पड़ी। ये देखकर निकिता ने उलझन में अपनी गोल भौहें ऊपर उठा लीं। आलिया ने अपनी पीठ को ऊपर उठाया और हंसी रोकने की पूरी कोशिश की। क्षमा करें, लेकिन ये हारुतो कोई नायक नहीं है, वह किसी दूसरी दुनिया से आया एक सामान्य मानव है।
आलिया ने अपनी आंखों के कोनों से आंसू पोंछते हुए उंगली से समझाया। हालांकि निकिता ये सुनकर और भी उलझन में पड़ गई। वह तो एक आम इंसान था, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारा क्या मतलब है कि वह एक सामान्य इंसान है? मुझे किसी सामान्य इंसान से कोई खतरा महसूस नहीं हो सकता। उद्धरण चिन्ह। निकिता ने कहा कि उसका स्वर दबाव से भरा हुआ था। हाँ, जैसा कि मैंने पहले कहा, वह इंसान है, लेकिन मेरा हारू तो खास है। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे कभी किसी सामान्य इंसान में दिलचस्पी होगी? आलिया ने जब समझाया तो वह अंततः जोर से हंसते हुए शांत हो गई। खैर, मुझे लगता है आपकी बात सही है, लेकिन क्या आपके मन में कुछ है? आलिया ने अपना सिर झुकाते हुए पूछा। नहीं, भूल जाओ, उसने कहा। उस लड़के की आभा पूरी तरह से मानवीय नहीं लगती। मुझे यकीन है कि मैं उससे आने वाली दिव्य शक्ति के हल्के निशान महसूस कर सकता था। निकिता ने सोचा, यद्यपि उसने अपने विचार खुलकर व्यक्त नहीं किए। दोनों ने कुछ देर तक बातचीत जारी रखी। तारानकन। वतनवे साम्राज्य की एक हवेली की बालकनी में एक अकेली लड़की चाय पी रही थी और उसके पीछे 2 नौकरानियां खड़ी थीं। वह अकेली लड़की हल्के बैंगनी बालों वाली थी और उसका गोल चश्मा उसे बेहद प्यारा बना रहा था। वह राजकुमारी सोफिया थी। सोफिया ने एक गहरी सांस ली और सामने मेज पर रखे चाय के प्याले को घूरने लगी। महान नायकों के बुलाए जाने की खबर पूरे राज्य में फैल गई थी। हालांकि वे अभी तक सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं हुए थे क्योंकि वे वतनवे साम्राज्य के शाही महल में ही रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि राजा राज्य के राजतंत्र के बाहर किसी को भी नायक से व्यक्तिगत रूप से मिलने की अनुमति देंगे। चूंकि सोफिया एक बाहरी व्यक्ति थी, इसलिए उसे खुद उससे मिलने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन इसके उलट इस सब में एक अच्छी खबर यह थी कि अगर यहाँ किसी नायक को बुलाया गया है, तो मुमकिन है कि उसके अपने राज्य में भी किसी नायक को बुलाया गया हो, और अल्बानिया एक राज्य में भी। उसे तो अपने पिता का एक पत्र मिला था। पत्र के विवरण में बताया गया था कि वास्तव में एक नायक को उनके राज्य में भी बुलाया गया था। ये जल की देवी एक्वा का आशीर्वाद होगा, जिनकी हम पूजा करते हैं। लेकिन हालांकि नायकों के इस दुनिया में फिर से प्रकट होने की खबर अच्छी थी, लेकिन वह उस बुरे पूर्वाभास से छुटकारा नहीं पा सकी जो उसे हाल ही में महसूस हुआ था। दूसरी राजकुमारी स्कारलेट पर राक्षस के हमले की खबर आए ज्यादा समय नहीं हुआ था। क्या हो अगर नायक के बुलावे का इससे कोई लेना देना हो? उसने मुंह पर हाथ रखते हुए सोचा। सोफिया ने जोर से आह भरी। वह खड़ी हुई और कोने के दरवाजे पर खड़ी अपनी 2 परिचारिकाओं का सामना किया। मैं घर वापस जाने के लिए तैयार हूँ। क्या आप दोनों प्रस्थान की आवश्यक तैयारी कर सकते हैं? सोफिया ने पूछा। हाँ महाराज। दोनों परिचारकों ने अपना सिर नीचे झुका लिया और तुरंत अपना काम शुरू कर दिया। अध्याय 68 युद्ध की खबरें। अल्बर्टा साम्राज्य की युद्ध घोषणाएं पूरे महाद्वीप में प्रसारित हो चुकी थीं। मैजिक ट्रांसमीटर नामक एक तकनीक के जरिए, जो संचार की सुविधा देती है, विस्काउंट एबेल ने राजा द्वारा उन्हें दिए गए संदेश की व्याख्या की थी और विस्तार से बताया था कि उनके देशों के बीच क्या हुआ था। उन्होंने बताया कि वे युद्ध करने जा रहे हैं और किसी को भी उनके विवादों में शामिल नहीं होना चाहिए, जबकि अधिकांश रईसों को ये सुनकर राहत महसूस हुई कि उन्हें इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। कुछ रईस इससे खुश नहीं थे और उन्होंने असंतोष व्यक्त किया। वातानाबे राज्य का राजा अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ उस संदेश के बारे में सोच रहा था जो उसे अभी अभी मिला था। तथ्य यह है कि अल्बर्टा साम्राज्य ने चेतावनी दी थी कि आसपास के राज्यों को इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। इसका दूसरा अर्थ था, वे वतनवे साम्राज्य की अतिरिक्त सहायता नहीं चाहते थे और वे संभवतः दूसरे राज्य को अपनी युद्ध क्षमता दिखाने की कोशिश कर रहे थे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई अन्य राज्य सीमा से बाहर न जाए। राजा अल्मोस ने आह भरते हुए गर्म चाय का प्याला मुंह तक लाया। उनके सामने एक खूबसूरत महिला बैठी थी जो लगभग 15 साल की लग रही थी। उसके चमकीले लाल बाल एक लंबी, एक तरफा चोटी में बंधे थे। उसने एक खूबसूरत पीले रंग का गाउन पहना हुआ था जो घुटनों तक फैला हुआ था और उसने अपनी एक बर्फ जैसी सफ़ेद टांग को क्रॉस किया हुआ था जो उसकी ड्रेस के नीचे से दिखाई दे रही थी। आरा, लगता है अब यहाँ से शोर बढ़ने वाला है, उसने थोड़ी थकान से कहा। हालांकि उसके स्वर के विपरीत उसकी आंखें चमक रही थीं, मानो उसे यह स्थिति काफी दिलचस्प लग रही हो। हिनाता वतनबे साम्राज्य की पहली राजकुमारी थी, जिसे अग्नि राष्ट्र के नाम से भी जाना जाता है और जो अग्नि देवी की पूजा करते हैं। हिनाता पड़ोसी राज्यों में न केवल अपनी सुंदरता के लिए,
बल्कि अपनी उच्च बुद्धि के लिए भी प्रसिद्ध थी। वह इस बात से विशेष रूप से आश्चर्यचकित नहीं थी कि अल्बर्टा साम्राज्य ने अन्य कुलीनों और राजघरानों के विपरीत युद्ध की घोषणा कर दी थी। इसके विपरीत उसने ईमानदारी से सोचा था कि उन्होंने ऐसा बहुत समय पहले ही कर दिया होगा। हालांकि वह ज़ेस्ट्रिल साम्राज्य के पीछे के उद्देश्य को पूरी तरह से समझ नहीं पाई थी, लेकिन इस तथ्य का कि उन्होंने इस महाद्वीप के सबसे मजबूत राष्ट्र अल्बर्टा साम्राज्य को खुले तौर पर उकसाने का विकल्प चुना था, अपने आप में एक स्पष्ट अर्थ रखता था। क्या ऐसा हो सकता है कि वे सबसे शक्तिशाली राष्ट्र से छुटकारा पाने की उम्मीद कर रहे हैं, जबकि यह भी उम्मीद कर रहे हैं कि सबसे मजबूत राज्य पर कब्जा होते देख कमजोर राष्ट्र आत्मसमर्पण कर देगा? हिनाता ने अपनी लाल आंखें सिकुड़ते हुए मन ही मन सोचा, सचमुच अगर सबसे ताकतवर देश हार जाए तो कई दूसरे देश निराश हो जाएंगे और लड़ने की इच्छा शक्ति खो देंगे। दुश्मन पक्ष का लड़ने का हौसला तोड़ने के लिए ये कारगर रणनीति थी। उद्धरण चिन्ह। हिनाता के चेहरे पर गंभीरता देखकर राजा अल्मोस ने अंततः कमरे के भीतर की शांति तोड़ने का फैसला किया। आप क्या सोचते हैं? उन्होंने अपनी बेटी से पूछा, एक अपेक्षित नज़र से, जिसे देखकर उसने स्वाभाविक रूप से अपने गुलाबी होंठ खुलने से पहले खुद को सीधा कर लिया। मैं व्यक्तिगत रूप से सोचता हूं कि ज़ेस्ट्रिल साम्राज्य के भीतर कुछ संदिग्ध चल रहा है, उसने दृढ़ स्वर में कहा। अगर मुझे ठीक से याद है तो उत्तरी भूमि पर सर्वोच्च शासन करने वाला राजा बेहद लालची माना जाता है। कमजोर क्षेत्रों पर आक्रमण करने और उन्हें जागीरदार राज्य बनाने की उसकी बुरी प्रवृत्ति है। हालांकि वह आदमी एक लालची कुत्ता है जो दूसरे की थालियों से चोरी करना पसंद करता है। वह सतर्क और चालाक भी है। तथ्य यह है कि धूर्त बूढ़े आदमी ने इस महाद्वीप के सबसे मजबूत राज्य के खिलाफ जाने का साहपूर्वक फैसला किया। ये दर्शाता है कि वह अपनी जीत के प्रति आश्वस्त था। उद्धरण चिन्ह। हिनाता ने वाक्पटु स्वर में अपना तर्क समझाते हुए कहा। राजा अल्मोस ने शांति से सिर हिलाते हुए उसकी बात सुनी। उनके मन में भी यही विचार आया, लेकिन उनके आत्मविश्वास का आधार क्या था? अल्बर्टा साम्राज्य में एक शक्तिशाली योद्धा था, मैथ्यू, जिसकी ताकत पड़ोसी राज्यों में भी प्रबल थी। उसके पास पवित्र गायब तलवार भी थी, एक ऐसी तलवार जिसमें विनाश जादू समाया हुआ था। ऐसी कहानियां हैं कि वह तलवार सबसे शक्तिशाली थी और तत्व देवियों के पौराणिक हथियारों से कमतर थी। अल्बर्टा साम्राज्य में भी शक्तिशाली कलाकृतियां छिपी थीं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध थी पूरे साम्राज्य को घेरे हुए अभेद्य अवरोध, जिसके विरुद्ध उन्नत जादू का सबसे शक्तिशाली स्तर भी अप्रभावी माना जाता था। मैं भी यही सोच रहा था। मुझे नहीं पता कि उनके पास क्या है, लेकिन अगर अल्बर्टा किंगडम हार गया तो हम उनके खिलाफ नुकसान में रहेंगे। राजा अल्मोस ने कहा। उनकी आवाज़ गंभीर हो गई थी क्योंकि वे सबसे बुरी स्थिति की कल्पना कर रहे थे। हिनाता ने अपने दाहिने कंधे पर लटकी अपनी लंबी चोटी से धीरे से खेलते हुए अपने पिता की आंखों में देखा, जिनमें चिंता और बेचैनी का मिश्रण साफ दिखाई दे रहा था। मुझे आश्चर्य है, क्या अल्बर्टा साम्राज्य को हराने की उनकी योजना पौराणिक नायक हो सकती है? मुझे संदेह है कि ऐसा ही है, राजा अल्मोस ने कहा। ये सुनकर हिनाता ने उत्सुकता से अपना सिर हिलाया। ओह, और ऐसा क्यों? यदि उनका गुप्त हथियार महान नायक है, तो ये योजना आसानी से उनके खिलाफ काम कर सकती है। आखिरकार अल्बर्टा साम्राज्य के पास अपना एक नायक होना चाहिए, अगर मैं गलत नहीं हूँ, राजा अल्मोस ने तार्किक उत्तर देते हुए कहा। ये सुनकर हिनाता ने समझ में सिर हिलाया। बोलते हुए उसने अपनी उंगली होठों पर रख ली। अगर उनका महान नायक युद्ध के मैदान में उतरता है तो संभावना है कि अल्बर्टा का नायक भी मैदान में उतरे। बहरहाल, ये दो नायकों के बीच की लड़ाई हो सकती है, हिनाता ने कहा। उसका स्वर चिंता से भरा था। तुम्हें वे कहानियां याद हैं कि जब दो नायक एक दूसरे से लड़ते हैं तो क्या होता है ना? इसका अंत विनाशकारी होगा। नायकों की विनाशकारी शक्ति आसानी से एक प्राकृतिक आपदा का कारण बन सकती है जो पूरे महाद्वीप को नष्ट करने में सक्षम हो। उद्धरण चिन्ह। राजा अल्गोस ने कुछ उदास होकर आह भरते हुए जवाब दिया। हिनाता ने भी चिंता में आह भरी। चाहे अंत में परिणाम कुछ भी हो, सब खतरे में पड़ जाएंगे। अभी हम निरीक्षण जारी रखेंगे। हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि अगर स्थिति बदतर हो गई तो हम कुछ कर पाएंगे। बस उम्मीद करते हैं कि यह उस बिंदु तक नहीं पहुंचेगा। उसने अपनी सीट से खड़े होकर कहा। ओह, क्या हमारा काम पूरा हो चुका है? हिनाता ने कहा। वह उसके पीछे चली गई और अपनी सीट से खड़ी हो गई। हाँ, इस बीच मुझे कुछ अन्य काम निपटाने हैं। क्या तुम हीरो से मिल सकती हो? हाँ, कृपया इसे मुझ पर छोड़ दें। उद्धरण चिन्ह।
हिनाता ने कमरे से बाहर निकलते हुए जवाब दिया, तारानकन तारानकन तारानकन। स्वश हवा में तलवार की आवाज सुनाई दे रही थी। शूरवीरों की पोशाक पहने एक लड़का प्रशिक्षण मैदान में खड़ा था। उसके हाथों में एक पतली चांदी की धार वाली खूबसूरत 2 हाथ वाली तलवार थी, काली लपटों वाली तलवार जो अग्नि की देवी द्वारा वीरों को प्रदान किए गए पौराणिक हथियारों में से एक थी। इस लड़के को वतनबे साम्राज्य में बुलाया गया था। जैक्सन कुछ युद्ध अनुभव प्राप्त करने के लिए शूरवीरों के साथ अभ्यास कर रहा था। जैक्सन ने अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर अपनी तलवार घुमाकर उसके कंधे पर वार करने की कोशिश की, लेकिन शूरवीर ने अपनी तलवार के सपाट हिस्से से उसकी धार को कुशलता से रोक दिया। जब उनकी तलवारें आपस में गुंथी हुई थीं, शूरवीर ने अपने दाहिने पैर से जैक्सन के पेट में एक तेज लात मारी। गुह उसके होठों से कराह निकली क्योंकि उसके फेफड़ों से सारी ऑक्सीजन बलपूर्वक बाहर निकल गई थी। उसका शरीर पीछे की ओर उड़ गया और भारी होकर मैदान पर गिर गया। आपकी चाल बहुत पूर्वानुमानित है, महान नायक। मेरा सुझाव है कि आप कच्ची शक्ति पर इतना अधिक भरोसा करना बंद करें और अपने प्रतिद्वंद्वी की चाल को ध्यान से देखें। उद्धरण चिन्ह चुप रहो। जैक्सन दहाड़ते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उसने अपने हाथ शरीर के उन हिस्सों पर रखे जहां उसे चोट लगी थी। दर्द से उसका चेहरा लाल हो गया था और वह सीधा खड़ा होने की पूरी कोशिश कर रहा था। फिर वह हताशा में अपनी तलवार को घूरने लगा। धिक्कार है, मैं इस तलवार में छिपी शक्ति को कैसे उजागर कर सकता हूँ? अगर मुझे बुलाया ही जाना था तो क्या मुझे कम से कम एक ट्यूटोरियल नहीं मिल सकता था या किसी तरह का स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सकता था? उसने सोचा। अपनी तलवार को स्वाभाविक मुद्रा में पकड़े हुए शूरवीर ने उस अपरिचित मुद्रा को देखकर अपनी भौहें ऊपर उठाए। फिर वह आगे बढ़ा और अपनी तलवार तिरछी दिशा में घुमा दी। हताशा में तलवार घुमाते हुए जैक्सन का चेहरा जम गया। क्लैंग उनके हथियारों की टक्कर से एक धातु जैसी आवाज गूंजी। जैक्सन अपनी तलवार रोकने में कामयाब रहा, लेकिन शूरवीर के वार के जोर से वह धक्का खा गया। फिर वह उनके बीच कुछ दूरी बनाने के लिए एक कदम पीछे हट गया, लेकिन शूरवीर अपनी तलवार को सीधा नीचे की ओर घुमाता हुआ आगे बढ़ता है। जैक्सन के सिर के अंदर कुछ क्लिक होते देख उसकी तलवार की धार से काली लपटें निकलती हैं और शूरवीर की तलवार से टकरा जाती हैं। धमाका। जैसे ही जैक्सन ने अपनी तलवार से वार किया, शूरवीर का शरीर पीछे की ओर उड़ गया। इस प्रहार ने शूरवीर की तलवार की धार को आसानी से 2 टुकड़ों में काट दिया। जैक्सन का शरीर अब काली लपटों के भावर में लिपटा हुआ था, जो मानो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जलाकर राख कर देंगी। 5 मीटर के दायरे में कोई भी चीज जैक्सन के करीब नहीं आ सकती थी, जो आग की लपटों के केंद्र में था। जैक्सन ने अपने हाथ में पकड़ी तलवार को उत्सुकता से देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह आग की लपटों को कैसे बुला पा रहा है, लेकिन अजीब तरह से उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह उन काली लपटों के साथ एक हो रहा हो, मानो वे उसके शरीर का ही एक हिस्सा हो। एक जोड़ी लाल आंखें बगल से उसे देख रही थीं। वह एक खूबसूरत लड़की थी जो लगभग 15 साल की लग रही थी। घुटनों से थोड़ा ऊपर तक का एक खूबसूरत गाउन पहने, उसके लंबे लाल बाल उसकी पीठ के पीछे हल्के से लहरा रहे थे। वह व्यक्ति वतनबे साम्राज्य की दूसरी राजकुमारी स्कारलेट थी। उद्धरण चिन्ह ... अद्भुत, उसने धीरे से कहा। वह अब तक युद्ध को ध्यान से देख रही थी और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं, लेकिन जब नायक ने शक्तिशाली अग्नि हमला किया तो वह अपने आश्चर्य को जोर से व्यक्त करने से खुद को नहीं रोक सकी। मुझे लगता है कि नायकों की कहानियां कोई अतिशयोक्ति नहीं थीं, उसने कहा। उसकी दयालु आंखें नायक के चारों ओर फैली काली लपटों को गौर से देख रही थीं, मानो वे उसकी रक्षा कर रही हों। लगता है चीजें काफी दिलचस्प मोड़ ले चुकी हैं। बहन। स्कारलेट ने अपना सिर एक तरफ घुमाया और अपनी बहन राजकुमारी हिनाता की आकृति को वहां खड़ा देखा। सामने का दृश्य देखकर उसके चेहरे पर जिज्ञासा भरी नजर आई। उसने पहले कभी काली लपटें नहीं देखी थीं, और एकमात्र व्यक्ति जो दिव्य लपटों को नियंत्रित करने में सक्षम था वह थी अग्नि की देवी। जब अंततः लपटें शांत हो गईं, तो पीछे केवल जला हुआ मैदान रह गया। जहां से लपटें दिखाई दी थीं, वहां से घना धुआं उठ रहा था। अध्याय 69 पुराने मित्रों की मुलाकात। राजकुमारी हिनाता ने जले हुए मैदान पर अपनी लाल आंखें सिकोड़ लीं, जो अभी भी नायक के पिछले हमले के घने धुएं से ढका हुआ था। नुकसान इस राज्य में ज्ञात सर्वोच्च अग्नि मंत्र के समान स्तर का था, शायद फायर ब्लास्ट के समान एक व्यापक श्रेणी का मंत्र जो भारी क्षति पहुंचाने में सक्षम है। जब वह इन बातों पर विचार कर रही थी,
तभी नायक जैक्सन दौड़ता हुआ उनकी ओर आया। हाँ हाँ, अच्छा, मेरे अद्भुत हमले के बारे में आप क्या सोचते हैं? जैक्सन ने अपनी नज़रें वतनवे बहनों की ओर घुमाते हुए पूछा। ये बहुत शानदार था, हीरो। मुझे पूरा यकीन है कि हीरो साहब एक सम्मानित योद्धा बनेंगे। उद्धरण चिन्ह। मैं सहमत हूँ, उस हमले का पैमाना विस्मयकारी था। उद्धरण चिन्ह। स्कारलेट और हिनाटा दोनों ने एक ही सांस में अपनी प्रशंसा व्यक्त की। ये सुनकर जैक्सन के चेहरे पर ऐसा भाव आया मानो वह उनके जवाब से संतुष्ट हो और उसे खुद पर गर्व महसूस हो रहा था। नायक का प्रशिक्षण वास्तव में अच्छा चल रहा था। जब आपको पहली बार बुलाया गया था तब आपकी ताकत पहले से ही एक औसत शूरवीर से आगे निकल गई थी, लेकिन अब आपकी ताकत एक नए स्तर पर पहुंच गई है, हिनाटा ने कहा और उसके मुंह पर हल्की सी मुस्कान आ गई। फुफुफु, मैंने भी यही सोचा था। नायक की सहायता से हमारा देश लंबे समय तक ठीक रहेगा। स्कारलेट बुदबुदाई। हिनाटा ने स्कारलेट की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। स्कारलेट के कानों तक भी इस संघर्ष की बातें पहुंच चुकी थीं, लेकिन उसने बाकी सब की तरह इस बारे में चिंता करने के बजाय यह विश्वास रखने का फैसला किया कि अंत में सब ठीक हो जाएगा। हिनाटा के नज़रिए से यह एक नादानी भरा विचार था, लेकिन वह अपनी छोटी बहन की नाकाबिलियत पर उंगली नहीं उठा सकती थी। हिनाटा अपनी बहनों से सच्चा प्यार करती है। वह नहीं चाहती थी कि उसकी बहन अपना दयालु और सौम्य स्वभाव खो दे। मैं सब कुछ अपने कंधों पर ले लूंगा। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि उन्हें कभी अपने हाथ गंदे न करने पड़े। हिनाटा ने खुद को संभाला। हिनाटा के चेहरे पर आए बदलाव को भांपते हुए स्कारलेट ने उत्सुकता से अपना सिर झुकाते हुए अपनी दयालु गोल आंखें उसकी ओर घुमाई। क्या कुछ गड़बड़ है, हिनाटा? ये कुछ भी नहीं है, कृपया मेरी चिंता मत करो। उद्धरण चिन्ह। हिनाटा ने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान लाते हुए कहा। सामने से दोनों खूबसूरत बहनों को देख रहा जैक्सन घमंडी मुस्कान लिए खड़ा था। अपनी पिछली दुनिया में वह एक हारा हुआ इंसान था जिसके पास कुछ भी नहीं था। उसके पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। उसकी माँ लगातार काम पर लगी रहती थी, इसलिए हमेशा बाहर रहती थी। उसके पास कोई मित्र नहीं था, उसे कोई प्रेमिका भी नहीं मिल सकी, इसलिए इस दुनिया में बुलाया जाना, जहां वह नई शुरुआत कर सकता था, उसके लिए सबसे अच्छी बात थी जो कभी हुई थी। हाँ, मुझे लगता है मुझे उस देवी का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने मुझे बुलाने का फैसला किया। उसकी वजह से मैं नई शुरुआत कर सकती हूँ और इस दुनिया को अपना कह सकती हूँ। मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ। पहली बात तो यह है कि मेरा अपना हरम हो। इन राजकुमारियों को मेरा बनने का सम्मान मिल सकता है, उसने मन ही मन सोचा। फिर वे तीनों वहां से निकलकर बाहर वाले बगीचे की ओर चल पड़े। शाही महल की भीतरी परिधि से निकलकर महल के दरवाजों से अंदर जाते ही धूप की गर्माहट उनकी त्वचा को भिगो रही थी, मानो हल्की हवा उनके गालों को सहला रही हो। वे बगीचे के मध्य की ओर चले गए जहां अनेक प्रकार के पौधे और फूल दिखाई देने लगे। जैक्सन ने धीरे से अपना सिर थोड़ा पीछे घुमाया और चुपचाप अपने पीछे चल रही दो राजकुमारियों को घूरने लगा। राजकुमारी। हिनाटा ने पीले रंग का गाउन पहना हुआ था जो सूरज की रोशनी में बेहद चमकदार लग रहा था। उसके लंबे लाल बाल एक चोटी में बंधे थे जो उसके दाहिने कंधे पर लटक रही थी। राजकुमारी स्कारलेट ने लाल गाउन पहना हुआ था जो उसके घुटनों से थोड़ा ऊपर तक पहुंच रहा था। उसकी खूबसूरत गोरी जांघें नंगी आंखों से दिखाई दे रही थी, उसकी बहन के विपरीत जिसने अपने बाल चोटी में बांध रखे थे। स्कारलेट ने अपने बाल पीठ के पीछे खुले तौर पर लटका रखे थे। ये सोचकर कि मैं इन दो खूबसूरत लड़कियों के साथ चल पाऊंगा, कितना आनंद होगा। उसके होठों पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान उभर आई जब उसने उन लड़कियों को देखा जो पीछे से उसका पीछा कर रही थी। हाँ, फिर से बाहर आकर अच्छा लग रहा है, जैक्सन ने बगीचे की बनावट को निहारते हुए कहा। साफ पानी छिड़कता एक बड़ा सा फव्वारा उसकी नज़र में आ गया, साथ ही बगीचे के चारों ओर सजे ढेर सारे फूल भी। इधर उधर पक्षी और तितलियां भी दिखाई दे रही थीं। फुफुफु, हीरो अपनी ट्रेनिंग में इतना व्यस्त है कि हमने बाहर ब्रेक लेने का फैसला किया है। उम्मीद है आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। स्कारलेट जो एक कदम पीछे चल रही थी, अचानक बोली। बिल्कुल नहीं, दो खूबसूरत महिलाओं के साथ दोपहर बिताने से ज्यादा खुशी मुझे किसी और चीज से नहीं मिलती। जैक्सन ने ऐसा कहते हुए अपने बिखरे काले बालों को बिखेरा। उसकी बातें सुनकर हिनाटा, जो उसके बाईं ओर चल रही थी, उसकी बातों को सिर्फ चापलूसी समझकर खिलखिला उठी। ओह, ऐसा लगता है जैसे कोई मेहमान आया है, हिनाटा ने कहा, जैसे ही उसकी लाल आंखें महल के द्वार पर खड़ी एक आलीशान गाड़ी पर पड़ी। द्वार की ओर नजर घुमाते हुए
स्कारलेट की आंखें चमक उठी जब उसे पता चला कि वह गाड़ी किसकी है। क्या यह इसाबेला नहीं है? ओह हाँ, उसने कहा था कि वह आ रही है। स्कारलेट ने गेट की ओर सीधी दिशा में बढ़ते हुए कहा। इसाबेला वह कौन है? जैक्सन ने जिज्ञासा की एक किरण जगाते हुए पूछा। उसका अचानक सवाल सुनकर हिनाता ने हल्के से मुस्कुराते हुए समझाया। वह इसाबेला बेकेट हैं, ड्यूक बेकेट की पहली बेटी, जो इस राज्य की प्रमुख शक्तियों में से एक हैं। हिनाता ने समझाया। ओह, मैं वास्तव में इस दुनिया के पदानुक्रम को नहीं समझता, लेकिन अगर वह एक ड्यूक की बेटी है तो उसका यहाँ उच्च दर्जा होना चाहिए, है ना? हाँ, ड्यूकल परिवार के पास मजबूत राजनीतिक शक्ति है और वह शाही परिवार के बाद दूसरे स्थान पर है। वह धारा प्रवाह स्वर में बोली। अच्छा ऐसा है। जैक्सन ने थोड़ी दूर खड़ी गाड़ी की ओर देखते हुए रूखे स्वर में उत्तर दिया। गाड़ी के दरवाजे खुलते ही एक लड़की, जो लगभग 15 से 18 साल की लग रही थी, बाहर निकली। उसके लंबे नीले रंग के बाल उसकी पीठ के पीछे स्वतंत्र रूप से नाच रहे थे। उसकी आंखों में भी परिपक्वता की हल्की सी झलक थी। उसकी पोशाक नीले रंग की थी जो उसके बालों से बहुत मेल खा रही थी। जैसे ही वह बाहर निकली, स्कारलेट ने उसे प्यार से मुस्कुरा कर देखा। हालांकि गाड़ी के अंदर वह अकेली नहीं थी। उसके कुछ ही देर बाद एक लड़का बाहर आया, जो लगभग किशोरावस्था का लग रहा था। वह एक सुंदर युवक था, जिसके छोटे सुनहरे बाल और चमकदार हरी आंखें थीं। उसने पूरा सफेद सूट पहना हुआ था जो काफी स्टाइलिश लग रहा था। राजकुमारी स्कारलेट, तुम्हें फिर से देखकर अच्छा लगा, इसाबेला ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही है। मुझे आपसे मिलने का मौका पाकर खुशी हुई। स्कारलेट ने अपनी दोनों बाहों में इसाबेला को एक दोस्ताना आलिंगन में भर लिया और इसाबेला ने भी स्कारलेट को गले लगाते हुए उसे गले लगा लिया। ट्रेसी उनके पीछे अजीब तरह से खड़ा था और उनके अभिवादन के खत्म होने का इंतजार कर रहा था। जब स्कारलेट और इसाबेला एक दूसरे को बधाई दे रहे थे, हिनाता और जैक्सन ने उनसे मिलने का अवसर लिया। बहुत समय हो गया मिलते हुए, लेडी इसाबेला, और आप भी, सर ट्रेसी। जब उनका अभिवादन समाप्त हो गया तो हिनाता ने अभिवादन किया। हाँ, बहुत समय हो गया, महाराज। उद्धरण चिन्ह। मुझे तुम्हें फिर से देखकर खुशी है। इसाबेला और ट्रेसी दोनों ने बड़े सम्मान से हिनाता की ओर झुककर प्रणाम किया, जो उन्हें देखकर धीरे से मुस्कुराए। जैक्सन बगल से देख रहा था। उसके चेहरे पर थोड़ा सा थका हुआ भाव था। वह इस बात से नाराज था कि उसे नजरअंदाज किया जा रहा था। मानो उसे आभास हो गया हो कि हिनाता ने ही उसे आगंतुकों से मिलवाने की पहल की थी। कृपया मुझे आपका परिचय कराने की अनुमति दें। यह महान नायक जैक्सन एंडरसन है, जिसे अग्नि की देवी एटना ने हमारे राज्य में बुलाया है, हिनाता ने समझाया। परिचय से जैक्सन के होठों पर गर्व भरी मुस्कान फैल गई। अरे हीरो, कृपया इस अयोग्य को अपना परिचय देने दो। मैं इसाबेला बेकेट हूँ और यह मेरा छोटा भाई ट्रेसी है। इसाबेला ने नायक के सामने अपना सिर झुकाते हुए अपना और अपने भाई का परिचय देते हुए कहा। ट्रेसी भी अपनी बहन द्वारा अपना नाम लिए जाने पर अपना सिर झुका लेता है। हालांकि उसने नायक को उत्सुकता से भरी नजरों से देखा। उसने अतीत के नायकों के बारे में बहुत सी कहानियां पढ़ी थीं, इसलिए अब एक नायक को देखकर उसके अंदर एक ऐसी भावना भर गई जिसे वह ठीक से समझ नहीं पाया। जैक्सन ने इसाबेला की खूबसूरती देखकर अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उसके खूबसूरत चेहरे को गौर से देखते हुए उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी नज़रों को महसूस करते हुए इसाबेला ने अपना सिर खूबसूरती से झुका लिया। हाँ, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे, महान नायक? इसाबेला ने धीरे से मुस्कुराते हुए पूछा। अरे नहीं, जैक्सन ने कुछ शर्मिंदगी से अपनी नज़रें दूसरी ओर मोड़ते हुए जवाब दिया। ताली टिल्ड। अब जबकि सभी ने अपना परिचय दे दिया है, तो क्या हम किसी ऐसी जगह चलें जहां हम जी भरकर बातें कर सकें? हिनाता ने अचानक कहा। ये सुनकर स्कारलेट ने सिर हिलाया। मैंने पहले ही रिन को उनके दौरे की तैयारी करने का आदेश दे दिया था। उद्धरण चिन्ह। ओह, रिन की बात कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। हिनाता ने अपना सिर महल के दरवाजे की ओर घुमाया और देखा कि रिन उनकी ओर आ रही है। जब वह बातचीत करने लायक दूरी पर पहुंची तो उसने अपनी नौकरानी की पोशाक का कफ उठाया और शान से सिर झुका लिया। उसके छोटे सुनहरे बाल धूप में चमक रहे थे। हालांकि उसकी उम्र 20 के दशक के आखिर में थी, उसका युवा चेहरा किसी को भी यह एहसास दिला सकता था कि वह 20 के दशक के शुरुआती दौर में है। उसकी गहरी बैंगनी आंखों में कोई भाव नहीं दिख रहा था। महाराज, मैंने आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। अब हमारे अतिथि के लिए सब कुछ तैयार है, रिन ने अपने चिरपरिचित भावशून्य स्वर में कहा। हालांकि
ये सुनकर स्कारलेट ने हल्के से सिर हिलाकर मुस्कुरा दी। फिर वह सबकी ओर मुड़ी और बोली, क्या हम चलेंगे? हाँ, सभी ने उत्साहपूर्वक उत्तर दिया। तारानकन तारानकन तारानकन। समूह शाही महल की ऊपरी मंजिल पर बालकनी की ओर चला गया। वहां एक बड़ी मेज थी और कोनों पर कुर्सियां लगी हुई थी। सभी लोग बैठ गए और अपनी बैठक के लिए पहले से रिन द्वारा तैयार की गई चाय का एक कप पिया। ये चाय बहुत अच्छी है, जैसी कि आपकी महारानी राजकुमारी स्कारलेट की विशेष नौकरानी के लिए उम्मीद थी। इसाबेला, जिसने अभी अभी चाय का स्वाद चखा था, ने प्रसन्न स्वर में अपनी प्रशंसा व्यक्त की। ये सुनकर कुछ दूरी पर खड़ी रिन ने उसकी प्रशंसा के लिए कृतज्ञता में सिर हिलाया। फुफुफु, मैं सही जानता हूँ, वह सबसे अच्छी है, स्कारलेट ने गर्व से सिर हिलाते हुए कहा। ये देखकर हिनाता ने आह भरी। तुम्हें पता है, यह तारीफें तुम्हें नहीं मिल रही हैं, है ना? मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी चाय बनाने की कला पर काम करना चाहिए। अरे, क्या बात कर रहे हो? माँ और पिताजी हमेशा मेरी चाय की तारीफ करते थे, स्कारलेट ने अपने होंठ फुलाते हुए कहा। बेशक, वे आपकी, उनकी बेटी की तारीफ करेंगे। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि रेचेल जैसा कोई व्यक्ति माँ और पिताजी की तरह इसे नजरअंदाज कर सके। 5 हिनाता ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ सोचा। मैं व्यक्तिगत रूप से स्कारलेट की चाय आजमाना चाहूंगा। नहीं, जैक्सन उदास स्कारलेट को खुश करने के लिए कुछ कहने ही वाला था कि हिनाता ने अचानक उसे रोक दिया। उसके चेहरे पर गंभीरता देखकर उसने अपनी लारगटक ली। क्या उसकी योग्यताएं सचमुच इतनी खराब हैं? कोष्टक, उसने कुछ संशय से सोचा। ट्रेसी ने बातचीत का विषय बदलने की कोशिश की और इस मौके का फायदा उठाकर एक ऐसा सवाल पूछा जिसके बारे में वह आने के बाद से ही उत्सुक था। क्या सर हारुतो यहाँ नहीं है? उसने डरते हुए पूछा। ये सुनकर इसाबेला ने भी उत्सुकता से अपनी नीली आंखें स्कारलेट की ओर घुमा दी। ठीक है, मैंने तुम्हें सूचित नहीं किया, है ना? स्कारलेट ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। हारुतो कुछ समय पहले ही इस जगह से चला गया था, उसने अपनी यात्रा शुरू कर दी है। उद्धरण चिन्ह, हिनाता ने समझाया। हाँ, उसे अब अल्बानियाई राज्य की ओर बढ़ना चाहिए, कम से कम तब जब वह अभी तक नहीं पहुंचा हो। उद्धरण चिन्ह, स्कारलेट ने कहा, उसकी आवाज में थोड़ी उदासी सुनाई दे रही थी। इसाबेला ने यह बात समझ ली और बोलते समय उसने अपना हाथ अपने गुलाबी होंठ पर रख लिया। ओह, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हें उसकी याद आ रही हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस चिंतित हूँ, बस। उद्धरण चिन्ह, स्कारलेट ने लाल चेहरे के साथ विरोध जताया। हाँ, अपनी बहन से इस तरह की प्रतिक्रिया पाकर मैं सचमुच बहुत प्रभावित हूँ। हिनाता ने एक सुखद मुस्कान के साथ बात में शामिल हो गई। जैक्सन भौहें चढ़ाकर उन दोनों की आपस में बातचीत सुनता रहा। खांसी, मुझे नहीं पता कि यह हारुतो कौन है, लेकिन क्या मैं मान सकता हूँ कि वह स्कारलेट और हिनाता का रिश्तेदार है? उद्धरण चिन्ह, जैक्सन ने बनावटी मुस्कान के साथ पूछा। नहीं, वह नहीं है, वह एक अद्भुत व्यक्ति है जो यहाँ रह रहा था, उसने मुझे एक गली में गुंडों के झुंड से बचाया था। उद्धरण चिन्ह, उसने अपनी यादें ताज़ा करते हुए कहा। जैक्सन ने उसकी व्याख्या पर भौहें चढ़ाई, अब वह इस हारुतो के बारे में और भी अधिक उत्सुक था। उद्धरण चिन्ह ... मैं देख रहा हूँ कि वह चला गया, कितना निराशाजनक है। उद्धरण चिन्ह, ट्रेसी ने थोड़ा उदास होकर कहा। अच्छा, स्कारलेट, तुम हमें बताओ कि उस समय वास्तव में क्या हुआ था? उद्धरण चिन्ह, इसाबेला ने उत्साह से अपनी नीली आंखों में चमक लाते हुए कहा। स्कारलेट अचानक आए इस सुझाव से थोड़ी चौंकी, लेकिन उसने एक पल सोचा, फिर उसके गुलाबी होंठों पर मुस्कान आ गई। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं हारुतो से कैसे मिला, उसने प्रसन्न मुस्कान के साथ कहा। अध्याय 70 एक राजा की महत्वाकांक्षाएं। और बस इतना ही। स्कारलेट ने अभी अभी हारुतो के साथ बिताए समय के बारे में अपने चेहरे पर एक सौहार्दपूर्ण मुस्कान के साथ लंबी व्याख्या समाप्त की है। वाह वाह, अभी तो ये बहुत ही भावुक भाषण था, इसाबेला ने चेहरे पर शरारती मुस्कान के साथ कहा। स्कारलेट के गालों पर लाल रंग की झलक देखकर हिनाता शरारत से मुस्कुराई जब उसने अपनी छोटी बहन को एक आदमी के बारे में इतनी गर्मजोशी से बोलते देखा। हे, मुझे लगता है स्कारलेट भी प्यार में पड़ सकती है। सच कहूँ तो मैं इन चीज़ों में तुम्हारी कम रुचि को लेकर बहुत चिंतित था, लेकिन तुम्हारा जोश देखकर मैं निश्चिंत हो गया। हिनाता ने चाय का प्याला मुंह तक लाते हुए कहा। स्कारलेट ने अपनी शर्मिंदगी छिपाने के लिए जल्दी से प्याला होठों तक लाया। हालांकि जैक्सन पूरी बात बेरुखी से सुन रहा था। उसे यह बात पसंद नहीं आई कि स्कारलेट किसी और मर्द में दिलचस्पी ले रही थी।
छी। जब मैंने सोचा कि मैं उसे अपने हरम का हिस्सा बना सकता हूँ तो उसके दिल में कोई और था। उसने गुस्से से दांत पीस लिए। जब इसाबेला ने अपना सिर उसकी ओर घुमाया तो उसने अपना मुंह खोल दिया। इसके अलावा मैं सर हीरो के बारे में भी उत्सुक हूँ। इसाबेला ने अचानक कहा। ओह, और आप किस बारे में उत्सुक हैं? उसने उत्सुकता से अपना सिर झुकाया। इसाबेला ने बोलते हुए अपनी जीभ गीली करने के लिए गर्म चाय का एक घूंट लिया। मैं इस बात को लेकर उत्सुक हूँ कि सर हीरो की उत्पत्ति किस दुनिया से हुई। अगर मुझे याद आए तो हीरो पूरी तरह से अलग दुनिया से आया था, है ना? इसाबेला ने सोच समझकर शब्द चुनते हुए पूछा। उस दूसरी दुनिया के बारे में कोई ऐतिहासिक किताबें नहीं थी जहां से ये नायक आए थे। वह इस बात से खुश थी कि आखिरकार उसे उस खास मामले के बारे में कुछ उपयोगी जानकारी मिल सकेगी। ओह, मैं मूलतः अमेरिका नामक देश में रहता था। आप कहते हैं अमेरिका? मैंने पहले कभी उस देश के बारे में नहीं सुना। इसाबेला ने अजीब तरह से अपरिचित नाम का उच्चारण करते हुए कहा। बाकी लोगों के चेहरे पर भी अपरिचित नाम से उलझन की भावना थी। इस महाद्वीप पर मूल रूप से 5 महान राष्ट्र थे। हालांकि 5वां साम्राज्य बहुत पहले 2 देशों के बीच हुए युद्ध में नष्ट हो गया था। ऐसा कहा जाता था कि जल की आत्मा उस राज्य के बाहरी इलाके में एक झील में शांतिपूर्वक रह रही थी, लेकिन जब दोनों देशों के बीच लड़ाई शुरू हुई तो उन्होंने शांतिपूर्ण झील को नष्ट कर दिया और उसके पानी को लाल रंग से रंग दिया। उस झील के अंदर रहने वाली महान जल आत्मा क्रोधित हो गई और सजा के रूप में जल आत्मा ने सुनामी के रूप में एक प्राकृतिक आपदा ला दी, जिससे इस महाद्वीप पर 5वां राज्य पूरी तरह से नष्ट हो गया। इस प्रकार केवल 4 शक्तिशाली राष्ट्र ही बचे। मैंने सुना है कि नायकों को बुलाने के लिए हमें जो मंत्र दिया गया था वह एक शक्तिशाली स्थानिक जादू था जो अंतरिक्ष और आयाम को बाधित करने में सक्षम था। किसी को पूरी तरह से अलग आयाम से हमारे पास लाने के लिए देवता वास्तव में अद्भुत हैं। उद्धरण चिन्ह। हिनाता ने गर्व से भरे स्वर में अपनी हैरानी व्यक्त की। ये सुनकर बाकी लोगों ने सिर हिलाया। स्थानिक जादू एक ऐसा जादू है जिसका इस्तेमाल आम इंसान नहीं कर सकते। अपनी जटिलता के कारण इसमें बहुत ज्यादा जादुई शक्ति लगती है। इसीलिए कहा जाता था कि एक इंसान के लिए इसे अकेले इस्तेमाल करना नामुमकिन है। तो क्या आप लोग मुझे उन नायकों, देवियों और राक्षसों के बारे में अधिक जानकारी दे सकते हैं जिनसे आप लोग इतना डरते हैं? उद्धरण चिन्ह। जैक्सन ने अचानक कहा। हिनाता ने बोलना शुरू करने से पहले सिर हिलाया। इस दुनिया पर कभी श्रेष्ठ प्राणियों का शासन था जिन्हें तत्व देवी कहा जाता था। प्रत्येक राज्य की अपनी देवी थी जिनकी वे पूजा करते थे। बेशक, इसका मतलब है कि प्रत्येक राज्य का अपना नायक था जिसे तत्व देवी द्वारा बुलाया जाता था। हालांकि 300 साल से भी ज्यादा पहले ऐसा नहीं था। पूरा महाद्वीप अपने आप में एक देश हुआ करता था। 300 साल पहले राक्षस जाति के बीच युद्ध के बाद ही मानवता ने अंततः अपनी स्थिरता शुरू की और देश 5 अलग अलग राज्यों में विभाजित हो गए, जिनमें से प्रत्येक के अपने अपने शाही परिवार थे। हिनाता ने धारा प्रवाह समझाया। जैक्सन ने गंभीर भाव से उसकी बात सुनी, फिर अपनी भौहें चढ़ा लीं। 5वें देश का क्या हुआ? ये बहुत पहले ही नष्ट हो गया था। उद्धरण चिन्ह। इसाबेला ने रूखे स्वर में कहा। मैं समझ गया। तो वे किस तरह के देवता की पूजा करते थे? क्या वे वर्तमान राज्यों के विपरीत किसी देवी की पूजा नहीं करते थे? उद्धरण चिन्ह। जैक्सन ने उत्सुकता से पूछा। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे देवी की बजाय आत्मा की पूजा करते हैं। अगर मुझे याद है तो देवी में विश्वास की कमी के कारण वे खुद भी संघर्ष में पड़ गए थे। इससे भी अधिक हास्यास्पद बात यह है कि उनके पूरे राज्य पर उसी आत्मा ने परमाणु हमला किया जिसकी वे पूजा करते हैं। क्या ये हास्यास्पद नहीं है? हिनाता ने कुछ मजाकिया लहजे में कहा। जैक्सन उसकी बातें सुनकर घबरा गया। स्कारलेट ने आह भरी और विषय को कुछ और सुखद विषय पर बदलने की कोशिश की। वैसे भी बहुत पहले नायकों के प्रयासों के कारण दुनिया ने अंततः अपनी शांति वापस पा ली थी और 4 महान राष्ट्रों के साथ एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। हालांकि ये तथ्य कि नायकों को एक बार फिर से तत्व देवी द्वारा बुलाया गया था, इसका मतलब था कि दुनिया में एक बार फिर से किसी प्रकार का खतरा प्रकट हो गया था। स्कारलेट ने गंभीर चेहरे से कहा। हाँ, अल्बर्टा और ज़ेस्ट्रेल के बीच चल रहे संघर्ष के कारण हमें एक बार फिर नायकों की मदद की आवश्यकता पड़ सकती है। उद्धरण चिन्ह। ट्रेसी ने कहा। उसका स्वर गंभीर लग रहा था। मैं इसाबेला से भी इस मामले पर उसकी राय पूछना चाहता था। मेरी राय आप कह रहे हैं? खैर, मैं व्यक्तिगत रूप से सोचता हूँ कि अगर वह बूढ़ा राजा अल्बर्टा राज्य को भड़काने का इरादा रखता है
तो वह अपना दिमाग खो चुका है, लेकिन तथ्य यह है कि उसने ऐसा करने का फैसला किया है। इसका मतलब है कि उसके पास जीतने का कोई रास्ता है। उद्धरण चिन्ह। इसाबेला ने चिंतनशील भाव से कहा। उसकी गहरी समुद्री नीली आंखें उस मामले के बारे में गहराई से सोचते हुए तेजी से सिकुड़ गई। हिनाता के होठों पर एक मुस्कान उभर आई जब उसने सिर हिलाया। अल्बर्टा राज्य और ज़ेस्ट्रल राज्य के बीच का मामला एक गर्म विषय था, इसलिए ऐसा कोई नहीं था जिसने उनके युद्ध की घोषणा के बारे में न सुना हो। आह, मेरे पिता पूरे दिन इसी झंझट में व्यस्त रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। इसाबेला ने थके हुए स्वर में कहा। उसके हल्के लहराते नीले बाल उसके कंधे पर गिर गए और उसने थकान से अपना सिर नीचे झुका लिया। ट्रेसी जहां बैठा था वहां से उसने एक उदास मुस्कान दिखाई। ये देखकर कि वतनवे बहनें मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी, जाहिर है उनके लिए भी यही स्थिति थी। दूसरी ओर जैक्सन ने उन्हें सहानुभूति भरी नजरों से देखा। तारानकन तारानकन तारानकन। एनोश महाद्वीप के उत्तरी भाग में क्षेत्र मोटी बर्फ से ढका हुआ था। महाद्वीप के इस तरफ हमेशा बर्फ होती है, जैसे कि ग्रीष्म की अवधारणा मौजूद नहीं है। लगभग 20,000 किलोमीटर के क्षेत्र में ज़ेस्ट्रल का राज्य था, जो 10 मिलियन से अधिक निवासियों का एक गौरवशाली देश था। यहाँ केवल शक्तिशाली की धारणा ही अस्तित्व में रह सकती है। कमजोर को उन लोगों द्वारा निगल लिया जाता है जिनके पास शक्ति है। ज़ेस्ट्रल साम्राज्य इस महाद्वीप पर अब तक का सबसे खतरनाक और बर्बर देश है। इस वजह से कई नागरिक कभी कभी अधिक शांतिपूर्ण और समृद्ध जीवन जीने के लिए अन्य देशों में पलायन कर जाते थे। इसका कारण ये था कि राजा एक ऐसा व्यक्ति था जो युद्ध और संघर्षों से प्यार करता था। वह कभी कभी अपने मनोरंजन के लिए शांतिपूर्ण देशों पर आक्रमण भी कर देता था। ज़ेस्ट्रल किंगडम के केंद्र में शाही महल की गौरवशाली इमारत खड़ी देखी जा सकती थी। महल की लंबाई लगभग 500 मीटर थी। इमारत की चौड़ाई 300 थी। पूरा महल दीवारों से घिरा हुआ था जो ऐसा लग रहा था जैसे वे बर्फ से बने हों। सिंहासन कक्ष के अंदर एक लंबी सफेद दाढ़ी वाला एक बूढ़ा व्यक्ति, जो 40 के आसपास का लग रहा था, अपनी सीट पर आराम से बैठा हुआ था। उसकी उम्र के बावजूद उसका शरीर मांसल था और देखने में युवा जैसा लग रहा था। कमरे के अंदर सिंहासन कक्ष के दोनों कोनों पर कई शूरवीर थे। बीच में एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था जिसका शरीर बुरी तरह से पीटा गया था, मानो उसे अभी अभी यातना दी गई हो। महाराज, ये वही आदमी है जो आपके खजाने को चुराने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया था। उद्धरण चिन्ह। एक युवा शूरवीर ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति को अपनी जगह पर पकड़ते हुए कहा। उफ, मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने कुछ भी नहीं चुराया। मुझ पर एक ऐसे अपराध का आरोप लगाया गया जो मैंने किया ही नहीं। उद्धरण चिन्ह। वह आदमी ऊंची आवाज में चिल्लाया। ये देखकर राजा ने उत्सुकता से अपनी भौहें ऊपर उठाई। ओह, आप पर झूठा आरोप लगाया गया था, आप कहते हैं? हाँ, मैं अभी आपके खजाने वाले कमरे की सफाई कर रहा था जब वे शूरवीर अंदर आए और अचानक मुझ पर आरोप लगाने लगे। उस आदमी ने अपना नाम साफ करने की पूरी कोशिश करते हुए कहा। हाँ, अगर हम झूठ बोलने जा रहे हैं तो क्या आप कम से कम इसे सही तरीके से नहीं कर सकते थे? उद्धरण चिन्ह। राजा जोर से हंस पड़ा और उस मूर्ख को घूरने लगा जो उसके सामने घुटनों के बल बैठा था। ये कैसा अजीब दृश्य है। वह आदमी उससे झूठ बोल रहा था, बिना ये जाने कि उसके पास ये जानने का कोई तरीका है कि वह सच बोल रहा है या नहीं। राजा अपनी सीट से उठा और उस अधेड़ उम्र के आदमी की ओर बढ़ा। राजा की ओर से आ रहे अशुभ दबाव से उस आदमी का शरीर कांप उठा। ये दबाव कोई बहाना बर्दाश्त करने को तैयार नहीं था। उसकी अंतरात्मा ने उसे यही बताया। वह आदमी बस उस मौत से कांप सकता था जो उसके ऊपर मंडरा रही थी। मुझे झूठे लोग पसंद नहीं हैं। तुम्हें पता है कि अगर तुमने मुझसे चोरी करने की हिम्मत की तो तुम मौत के लायक हो। राजा ने ठंडे स्वर में कहा। उसे मार डालो, उसे जला दो, उसे फांसी दो। कई उच्च अधिकारी अपनी बात जोर से कह रहे थे। ये सुनकर राजा ने प्रसन्नता से सिर हिलाया। सर निकोलस, आपकी एक बेटी है जो 15 साल की है ना? आदमी ने जोर से अपना सिर हिलाया। इसके बदले में आपकी बेटी को जीवन भर मेरे बेटे का खिलौना बनना होगा। क्या यह उचित सजा नहीं होगी? राजा ने ये शब्द अपनी आवाज में स्पष्ट तिरस्कार के साथ कहे। अरे महाराज, कृपया कुछ भी, लेकिन वह नहीं। निकोलस ने राजा से बहुत विनती की। उसकी आंखों में आंसू भर आए। राजा ने बस उसे ठंडी निगाहों से देखा और अपनी तलवार की ज्ञान कमर पर खींची और एक सहज गति से उसने अपनी लंबी तलवार से क्षैतिज वार किया। धमाका! निकोलस का सिर जमीन पर लुढ़क गया तथा उसका सिरविहीन शरीर नीचे गिर गया।
जिससे और अधिक रक्त छलककर भव्य दिखने वाले कालीन पर फैल गया। जल्द ही अलबत्ता राज्य के साथ लड़ाई शुरू होगी। राजा बुदबुदाया, एक राष्ट्र पर शासन करने से उसकी शक्ति की भूख तृप्त नहीं हो सकती। ये सारा संसार शीघ्र ही मेरे सामने झुक जाएगा। देवी, दानव, वीरों, किसी को परवाह नहीं, मैं सबसे संतुष्ट राजा बनूंगा जो सर्वोच्च शासन करूंगा। राजा को लगा कि उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई है। सिंहासन कक्ष के एक ओर सफेद बालों वाले एलिस्टर की आकृति थी, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वहीं दूसरी ओर एक लड़की खड़ी थी, जिसके चेहरे पर थोड़ी कड़वाहट थी और वह अपने पिता को उनकी लालसा भरी अवस्था में देख रही थी।